आज तक रेडियो पर तीन ताल सुन रहे हैं आप और अब बिज़ार खबरों की बारी है। पहली बिज़ार खबर है महाराष्ट्र से। मुंबई में एक नरोत्तम निवास कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। वहाँ पर एक रिटायर्ड आर्मी कैप्टन रहते हैं, हरीश गगलानी। उन्होंने पुलिस से शिकायत की कि जिस बिल्डिंग में वो रहते हैं उसके चौथे फ्लोर पे रहने वाले अभिषेक सावंत कबूतरों को पालते थे। तो इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर दरअसल ये है कि उन्होंने मार्च से मई तक अपने छत पर कबूतरों को पाला, बड़ा किया और उसके बाद मुंबई के कुछ होटलों में उन्हें बेचा और इन होटलों ने कबूतर के मांस को चिकन मीट के तौर पर परोसा, ऐसा आरोप है। उनके पास कुछ तस्वीरें वगैरह भी हैं जिनके आधार पर कैप्टन साहब ने शिकायत दर्ज की है। वैसे मतलब मेरा तो अनुभव नहीं है, पर खाते हुए पता नहीं लग जाता होगा कि ये कबूतर है? लग और जाता है, बिल्कुल बिल्कुल आराम से। टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। अच्छा, टेस्ट और साइज दोनों में फर्क है, मतलब वो मैच ही नहीं करेगा। कबूतर और तितर और में वो आप कुछ confuse कुछ हो सकते हैं अगर आप नहीं, कभी खाने वाले साइज वगैरह क्या उस साइज अगर आप जैसे वो कीमा और कबाब वगैरह बनाएं तो उसमें तो साइज का कुछ नहीं पता चलेगा, पर उसमें अगर मिक्स कर कीमा ही दे बनाना है तो उसके लिए कबूतर पे परिश्रम क्यों करना है? ये तो कुछ भी, एनीथिंग एवरीथिंग। कबूतर वैसे डेलिकेसी होती है। हाँ, और कई बार जाड़ों में खासकर कुछ लोग अगर बीमार होते हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी लग जाती है तो उनको गरम होता है उसका, बहुत गर्म होता है। मैंने ये तो पश्चिम बंगाल में डक्स के बारे में तो बहुत सुना है कि डक्स लोग, और नॉर्थ ईस्ट में डक्स का बड़ा खाने का डक्स एक इधर भी कल्चर खाई है। जाती है, ऐसा नहीं है, लेकिन डक्स की उस तरह से सेल नहीं है। लेकिन डक्स खाई जाती रही है। चिकन ने डक्स खाने की परंपरा को बहुत तेजी से कम किया है। और आप यकीन मानिए कि चिकन खाना जो है वो कोई शगल था नहीं। आप अब से 50 साल 40 साल पहले के हिंदुस्तान में भी जाके देखें या और पीछे जाएं तो चिकन वन ऑफ द बर्ड्स था और हम बहुत तरह की चिड़िया खाते थे। मैंने बगुला, बन मुर्गी, सोनपतारी, कबूतर, तोता, ये मोर, बटेर, तितर, ये सब लोगों को खाते हुए देखा है। तो इनका शिकार किया जाता है, ये खाए जाते हैं। और मतलब मुर्गा उनमें से एक है, बतख उनमें से एक है। हमारे बचपन में हमको याद है कि देसी अंडे का चलन ज़्यादा था और बतख और मुर्गा दोनों का देसी अंडा उपलब्ध होता था। तो बतख का अंडा साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है, ज़्यादा येलो होता है। तो बतख के अंडे भी हम लोगों ने हाफ फ्राई, जाड़े के दिनों में बतख का अंडा गर्म होता है, बतख का गोश्त खाया है। और मतलब हमको बहुत ताज्जुब होता था कि लोग गुलेल से, मैंने देखा है अपने गांव में वो उसका बगुले का शिकार करते हुए लोगों को, गुलेल से बगुले को मार के और फिर उसको पका के खाना। कबूतर बिकता भी था बाजार में खाने के लिए। जैसे अब पहले क्या था, अभी जो मुर्गे उगाए जाते हैं ना, हाँ, ये नहीं होते थे। मुर्गे वो होते थे जो पोल्ट्री का कोई कल्चर नहीं था, पलते बढ़ते थे, वो मुर्गे होते थे। और कबूतर भी लोग कुछ लोग पालते थे इसलिए कि उसको बेचा जाए और उसका मांस खाते थे लोग। जब से मुर्गे उगाए जाने लगे उसने सबको खत्म कर दिया। तो देसी जो मुर्गे होते थे वो भी अब आपको नहीं मिलेंगे, बहुत कठिन हो गया, ना के बराबर है। जो तीतर, बटेर इत्यादि बहुत मुश्किल है मिलना। आजकल कुछ ऐप्स आए हैं जो कि बैन भी हैं शायद तीतर या बटेर में से खाना। हाँ, प्रतिबंधित हो गया है। बटेर तो बहुत जगहों पे ऑफिशियली मिलता है, प्रतिबंधित है। तीतर प्रतिबंधित है। कबूतर के खाने में क्या होता है, कबूतर को हम शांति का प्रतीक मानते हैं, सफेद वाले को। हाँ, मैसेंजर भी वही वाला है ना। हाँ। एक होता है पंडुकी, कबूतर की ही श्रेणी का होता है, भूरे रंग का। वो बहुत स्वादिष्ट माना जाता था। वही वाला खाया ही जाता है ताऊ, जो ब्राउन वाला होता है। हाँ, वो महंगा मिलता था कबूतर। लेकिन आप बड़ा हो जाने के बाद जिसको जुआया हुआ कबूतर बोलते हैं वो नहीं खाते। कबूतर हमेशा छोटे खाए जाते थे, जिनके पंख भी ठीक से नहीं आए हों
उस तरह के कबूतर खाए जाते थे। और कबूतर अब इनको थोड़ा सा जो होटलों में जहाँ पे भी टेस्ट किया इन्होंने और इनको पता चल गया, तो गारंटीड है कि ये खाते रहे। हाँ, जानते जो रहे तभी पता चला। डिफरेंशिएट कर सकता नहीं है। तो ये मानते कि मालन्यूट्रिश मुर्गा है। क्योंकि हमारे टाइम में जैसे मैं एक ऐसे परिवार में था जहाँ पे कि शाकाहारी परिवार नहीं था, पर मुर्गे को जिस नज़र से देखा जाता था, हिकारत हमेशा कि मुर्गा खाने के बाद नहा के घर घुसोगे, जो मटन खाने के बाद नहीं होता था। हाँ, क्योंकि बकरा हरी भरी चीजें खा रहा है, ये किरवा खा रहा है। हाँ, तो ये था कि मुर्गा एक तो बनेगा एकदम आंगन के किसी कोने में और वहीं पे वो खाया जाएगा, उसके बर्तन वहीं पे रख दिए जाएंगे धो धाकर, उसके बाद सब नहाओगे तब अंदर आओगे, फिर अंदर आओगे। मतलब मुर्गे और मटन के बर्तन अलग होते थे। हाँ, हाँ। मटन का बर्तन जो है नहाना नहीं पड़ता था, मुर्गे के बाद नहाना है। मुर्गे को बहुत हे दृष्टि से देखा जाता था। और मुसलमानों का हाँ, माना जाता था। उसको माना जाता कि तुरुक का मांस है ये। ठीक है, ये हम लोग नहीं खाते इस तरह का। कबूतर खाने वाले को उस हे दृष्टि से नहीं देखा जाता था। अच्छा, क्योंकि कबूतर जो है आसपास पलता था, कबूतर को कभी गंदगी में नहीं देखा लोगों ने, और दाने देते हैं लोगों को कबूतर को लोग, तो शायद कबूतर का एक सम्मान था जो कि अब खाने की वस्तु में नहीं आता है, कहीं पे भी नहीं। मैं आजकल बहुत कम लोगों को देखता हूं जो कबूतर खाते हों। पर मेरे मित्र थे एक, जो मतलब मेरे मित्र हैं एक, जो हॉस्टल में रहते थे, तो आवारा कबूतरों को इनवाइट करते थे अपने रूम में, है ना, दाना डाल के आओ, उसको धीरे धीरे कमरे तक ले जाते थे और अपने कमरे में स्थिर खड़े रहते थे, और कबूतर जब आ जाता था कमरा बंद कर देते थे, और फिर वो कबूतर लकी कबूतर हो जाता था। वैसे आप लोगों ने जब इमला बचपन मैंने में एक बार कबूतर खाया है, और वो दिन बहुत ऐतिहासिक है। हम लोग IMC में पढ़ाई कर रहे थे और पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था उस दिन। जैसे ही पार्लियामेंट पे अटैक का पहला फ्लैश चला, हम लोग सब भागे कि चल के मौका वारदात से कुछ रिपोर्टिंग की जाएगी और कुछ देखा जाएगा। तो तब NDTV नहीं होता था, स्टार न्यूज़ होता था, और NDTV उस पे होता चलाते थे। NDTV प्रोडक्शन हाउस था जो स्टार न्यूज़ को चलाता था। और ये राजदीप, दीपक चौरसिया और तमाम सारे लोगों को हम लोगों ने वहाँ पे P2C करते देखा। नजमा हेपतुल्ला से दीपक बात कर रहे थे जब बम को डिफ्यूज़ किया गया था और एक ब्लास्ट सा हुआ था, तो उसमें नजमा और ये सब लोग सब चौंक गए थे अचानक से, क्योंकि वो बता थोड़ी रहे थे कि हम बम डिफ्यूज़ करने जा रहे हैं। तो वो पूरी प्रक्रिया के हम लोग साक्षी थे। जब सनसेट हो गया तो हम लोग घर वापस आए। तो घर वापस आए तो बेरसराय में जहाँ पे हम लोग रहते थे, 5 साथी साथ में पढ़ने वाले, तो हम लोगों ने आके पूछा कि यार कुछ खाया नहीं हम लोगों ने दिन, बस क्या बना है? तुम कहा अरे यार चिकन है और राइस है, खाओ, बना हुआ है। तो हम लोगों ने खाया, तो हमने कहा कि नहीं यार ये चिकन डिफरेंट लग रहा है। कहा खाओ, मज़ा आ रहा है कि नहीं? तो खाए हम लोग। और फिर हम लोग के एक मित्र पहले किसी ज़माने में इसी संस्थान में थे, अब किसी और संस्थान में है, मुंबई में है, हजारीबाग के हैं वो। तो उन्होंने बताया कि ये जो इस घर में टाँड़ में 5 कबूतर रहते थे अब 4 हैं। नहीं, अब नहीं है। अच्छा, 5 तो नहीं आज। तो हमको लगता था कि क्योंकि जिन मित्र ने ये किया था उनके, मैं घर गया था एक बार, तो मैंने देखा कि उन्होंने उनके घर में हजारीबाग में मुर्गा, बकरी, चूहे तक पाल रखे थे उन्होंने घर में। सफ़ेद वाले चूहे पाल रखे थे, उनको चूहा उनके कंधे पे बैठा रहता था। हम लोग, तो हमको लगा बहुत पशु प्रेमी टाइप के व्यक्ति है ना। तो कबूतरों को बहुत डेलिबरेटली पाले हुए थे वो। हम लोग कहते थे यार ये सब गंदगी कर रहे हैं टाँड़ पे, तुम लोग क्या करते हो, ये वो। रोज़ किचकिच होती थी उन कबूतरों को लेकर। कह रहे यार रहना दो यार, उनको भी घर चाहिए, ये वो। हम लोग कभी समझ नहीं पाए कि मर्म है क्या। ये प्रेम कहाँ से आता है? प्रेम कहाँ से आता है? घर तो उन्होंने जो है तो पका के हम लोगों को चिकन बता के कबूतर खिला दिया था। आप लोगों ने जब इमला पढ़ा था, तो का से कबूतर पढ़ा था या का से कमल?
कहाँ से कबूतर ही पढ़ा था। कुछ जगहों पे कमल भी पढ़ाया जाता है। हाँ वो महाराष्ट्र वाली तरफ। कबूतर को ना बहुत सारे क्या होता था कि जंगलों में जो लोग रहते थे, मुर्गे को तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है अगर पकड़ लिया है आपने तो। कबूतर में तो चाकू भी नहीं लगता था, उसको हाथ से ही अलग कर देते थे लोग। हाँ, उसकी ग्रीवा हाथ से अलग होती थी। और उसका है कि था कि उसको 360 एक बार गर्दन को आपको घुमा देना है, तो उससे क्या है कि उसकी जो हड्डी नेक की बोन है वो क्रैक कर जाएगी, टूट जाएगी, वो फ्री हो जाएगा। उसका आपको उसको फोर्स से पुल कर लेना है तो अलग हो जाएगा वो। और उसके जो लाइफ हैक्स यू लर्न पंख ओनली हियर, छोटे वाले जो पंख होते हैं, उगते हुए पंख, और उसका उनको आग में जला दे दो। हाँ, बस हो गया। नहीं, उसका पर का भी यही तरीका है कि डायने को ऊपर की तरफ फोल्ड करके उसको तोड़ करके खींच लेना है, तो जो उसका अतिरिक्त पंख है वो अलग हो जाएगा। छिलना मिलना नहीं। आग में अगर आप उसको भूनेंगे तो भूनते समय मुर्गा, कबूतर या किसी भी पक्षी को, उसका सबसे सही तरीका ये है कि आप उसको उसकी स्किन ना उतारें, उसको आग में आप भूनें, ऐसे ही आग में भूनें, खरपतवार की आग में। तो उससे क्या है कि एक तरह का स्मोकी टेस्ट आ जाएगा, जैसे आलू का छिलका उतारे बिना वो बनाए। हाँ। हाँ। और उसके सारे जो हेयर बड्स हैं, बाल तो जल जाएंगे ऊपर के सारे, और पंख सारे जल जाएंगे, और जो हेयर बड्स हैं, जो कील होती है बाल की, वो सारी कील ऊपर आ जाती हैं, क्योंकि स्किन जब सिकुड़ती है तो वो पक 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 करके वो सब बाहर आ जाती है। तो उसको अगेंस्ट द वीविंग, एक वीविंग पैटर्न होता है ना, अगेंस्ट द ग्रेन जाके उसको, हाँ, अगेंस्ट द ग्रेन जाके एक बार रब कर दीजिए तो सब उखड़ते जाए। उसके बाद इतना सुंदर लगता है ना, एक ब्राउन में कहीं कहीं पे चकतियां पड़ी हुई जहां से गया है। ताऊ के चेहरे की मुस्कान देखनी चाहिए थी। याद आ गया उन्हें, कुछ गुजरा वो जमाना याद आता है। इन्होंने कंप्लेंट क्यों किया मुझे समझ नहीं आया। ये वो है ना, वैसे मैंने ये देखा है, आर्मी के जो रिटायर्ड ऑफिसर होते हैं, मतलब मैं ऑफेंड नहीं करना चाहता, वो मोस्टली या तो RWA प्रेसिडेंट बन जाते हैं या फिर वो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर बन जाते हैं सोसाइटी के। हाँ हाँ, उनको मालूम करना होता है कि हमारे मोहल्ले में एक सज्जन के घर में मैं किराए पर रहता था। अभी उसी इलाके में मैं दूसरे घर में किराए पर रह रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा घर ही ले लिया। पहले हम इससे थोड़े से छोटे घर में रहते थे। तो वो एयरफोर्स के एक रिटायर्ड अधिकारी का घर है, वो भी पास में ही रहते हैं। मैंने दिल्ली में उनके बराबर बड़ा कंजूस देखा नहीं, जबकि उनके पास 4-5 घर हैं। और एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद उन्होंने वकालत की पढ़ाई वगैरह की, और उनको पता नहीं कैसे उस ज़माने में, तब जब उन्होंने वकालत की तो उस वक्त तक ये प्रतिबंध नहीं था कि एज वाला, कि इतनी एज में अगर नहीं करेंगे तो लॉ प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो वो वकालत प्रैक्टिशनर अब प्रॉपर हैं। एक पूरा बहुत बड़ा इस स्टूडियो से बड़ा कमरा किताबों से भरा हुआ, और उनका चैम्बर एम्बर टाइप। कमाल की बात यह है कि उनके पास मुवक्किल कम हैं और केस ज़्यादा है, क्योंकि वो स्वतः स्फूर्त केस करने वाले व्यक्ति हैं। वो जिंदल के एनर्जी वेस्ट एनर्जी प्लांट पे, ना किसी ठेकेदार पे, PWD पे, ACP पे, ट्रैफिक पुलिस वाले पे, किसी पे भी कभी भी मुकदमा कर सकते हैं उन्होंने कुछ कुछ वो एक जागो हिंदू मंच और क्या क्या करके इस तरह की चीज़ें भी बना रखी हैं, क्योंकि उनको लगता है कि संस्कृति को बचाना अभी सबसे बड़ी आवश्यकता है। गुलाब भाटी ना ऐसे लोगों के लिए एक उपमा दी है उसने मुझे, जो मैं इस्तेमाल भी करता हूँ, कि तीतर का बाल है ये। जो जला नहीं है। तो ये है कबूतर पुराण पर। जल्दी से अगली बिजार खबर और बता रहा हूँ, फिर चिट्ठियाँ पढ़नी है। और आज बड़ा वैसा पशु पक्षी हो गया है, गुजरातियों से शुरू होकर। गुजरात से निकल के कबूतर, मतलब भयंकर कंट्रास्ट। जिन लोगों को हम लोग गुजराती खाने के नाम पे लुभा के लाए थे, उनको कबूतर का ये आद्योपांतिकरण जो है, शाकाहारी अभी तक बड़े मन से सुन रहे होंगे अचानक से। अच्छा, खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं से है। वहाँ सब कुछ ठीक चल रहा था। इस बीच क्या हुआ कि पीपल फॉर एनिमल नाम की एक संस्था है वहाँ, उसके जिलाध्यक्ष विकेंद्र शर्मा शहर के गांधी ग्राउंड चौराहे के पास से गुजर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक नौजवान जिसका नाम मनोज कुमार पता चला, एक चूहे की पूंछ में पत्थर बांधकर सामने के नाले में फेंक रहा है। विकेंद्र शर्मा ने आओ देखा न ताओ, झट से नाले में छलांग लगाई और कूदकर चूहे को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।
तो इसके बाद कपड़ा उतारे थे कि कपड़ा सहित कूद गए, ये स्पष्ट नहीं है अभी। इसके बाद विकेंद्र ने सदर कोतवाली पुलिस को पशु क्रूरता अधिनियम के तहत एक तहरीर दी मनोज कुमार के खिलाफ। पुलिस हरकत में आई, उसने तुरंत चूहे के शव को सील किया और बदायूं के एनिमल हॉस्पिटल में भिजवाया, लेकिन वहाँ ज़रूरी व्यवस्था नहीं थी तो पोस्टमार्टम नहीं हो सका। इसके बाद पुलिस ने चूहे के शव को पोस्टमार्टम के लिए बरेली भिजवाया, जहाँ वेटनरी इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा है तो वहाँ भारत का सबसे बड़ा। अब पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आरोपी के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उनका ये भी कहना है कि चूंकि चूहा पशु की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए पशु क्रूरता अधिनियम लागू नहीं होगा इस मामले में। मैमल है, 4 पैर है, मैं भी वही, हाँ नहीं, पशु में नहीं आता है वो रेप्टाइल नहीं, वो पशु नहीं गिना जाता है। रोडेंट भी पशु हो सकते हैं, हाँ। वो कीट वाली कैटेगरी में हाँ, आता है। पर उनको ये माना जाता है कि इन्हें आप मार सकते हो, चूहे को मारने की आज़ादी है। अच्छा, वो फसल खराब करता है। हाँ, इसीलिए रैट किल वगैरह सब लीगल है। हाँ, तो वो हालांकि के लिए लीगल हो गया है क्योंकि लोग ज्यादा मर रहे थे। उसमें एक अपडेट है। चूहे की हत्या के केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ट्विस्ट। अच्छा नहीं हुई थी हत्या, नहीं हुई थी हत्या। फेफड़े लिवर पहले से थे खराब। अरे बदायूं में चूहे की मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि उसकी मौत लीवर खराब है, बताइए। नाली के पानी में डूबने से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई थी। पानी में डूबने से दम ही घुटता है। साथ ही चूहे के फेफड़े लिवर पहले से ही काफी खराब थे। IVRI के ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर KP सिंह ने बताया कि चूहे को पहले से भी कई बीमारी थी। बदायूं का AQI क्या चल रहा है आजकल? मुझे इस बात से बहुत, मैं यूपी पुलिस की सराहना करना चाहता हूँ। हाँ, इतना एफर्ट लगाया नहीं कि आपने एक चूहे के मौत के आरोप को भी इतनी सघनता से उसकी जांच की, उसका पोस्टमार्टम कराया और इस दर्जे तक कराया कि पता चल गया कि उसका लीवर खराब चल रहा था। इतनी इज्जत जो है, आप लोग कह रहे हैं कि पशु प्रेम नहीं है इस देश में, लेकिन मैं वो मतलब उन सज्जन का सोच रहा अकेला हूँ। देश है जहाँ पे पशुओं के पीछे लोग मार दिए जाते हैं और आप कह रहे हैं कि पशु प्रेम नहीं है। दूसरा क्या है, आपने यहाँ से शुरुआत की थी ना आज 3 ताल की, कि चूहोधिकार की बात करेंगे, चूहों के अधिकार की, मूसाधिकार। हाँ, मूसाधिकार। भाई साहब, अधिकार होते ही चूहों के हैं। जो चूहे नहीं हैं उनको अधिकारों की आवश्यकता नहीं है पूरी दुनिया में। और एक बहुत बड़ी आबादी चूहा है, मतलब चूहों की आबादी बहुत बड़ी है। और एक कविता बचपन में हम लोग चूहे की कविता थी, चूहे पर, है ना, कि आज़ादी का जश्न देखने मैं जाता हूँ दिल्ली। एक चूहा है जो दिल्ली लाल किले की तरफ जा रहा है, उसकी ड्राइंग वैसी ही बनी हुई थी, है ना। और दिल्ली में देखूंगा आज़ादी का नया जमाना, लाल किले पे खूब तिरंगे झंडे का लहराना। अब न रहे अंग्रेज देश में काबू है अब अपना, पहले यहाँ लाड साहब थे राष्ट्रपति है अपना। गांधी युग में कौन उड़ाए चूहों की अब खिल्ली, आज़ादी का जश्न देखने में जाता हूँ दिल्ली। तो अधिकार चूहों के ही है। आ गई बिल्ली। आप लेकिन चूहे बहुत न्यूज में है। मथुरा में अभी हम लोग के लिए 500 किलो गांजा। अरे वो तो कमाल है, 500 किलो। मैं तो श्योर ये गया था वहीं से, मथुरा से गया। फेफड़े खराब थे, फेफड़े खराब थे इसके। मैं बहुत श्योर हूँ कि 500 किलो गांजा चूहे नहीं निपटा सकते। ये चूहे स्मगल करके बाहर लोगों को बेचा है। आपने लिखा भी था, ये वर्दी वाले चूहे हैं, है ना। नहीं, सारे चूहे वर्दी पहनते हैं। आप वर्दी में और चूहे में एक ही चीज कॉमन है, दोनों का ड्रेस कोड कॉमन है, कलर देखिए आप। बिहार में चूहे बियर पी जाते हैं, कितने बॉटल रॉयल स्टेग निपटा देते हैं वो। हाँ। पुलिस जो है कोर्ट में रिपोर्ट करती है कि भाई क्या हुआ, तो चूहे पी गए। फाइलें भी चेक करते हैं अक्सर। चूहे वैसे पीते हैं। 2 कहानियां बचपन में हमने चूहों की जो हम लोग को उत्साह देती थी। एक थी कि भूत का भ्रम, और उसमें एक आदमी है जो एक घर में रहता है और वो रोज जाता था, खाने के सामान लेके आता था, तेल भी लेके आता था, लेकिन शाम को जब आता था तो उसकी तेल की शीशी खाली होती थी। तो उसको लगा कि घर में कोई भूत है, क्योंकि उसने सब तरह की सुरक्षा की और फिर भी रोज तेल गायब हो रहा था। तो एक दिन फिर वो
टांगों पे छुप गया और उसने स्वांग किया कि वो चला गया है, लेकिन दरवाज़ा वगैरह बंद करके और फिर वो टांगों पे जाके छुप गया, ये देखने के लिए कि आज भूत को पकड़ना ही पकड़ना है या देख लेना है कि सच क्या है। और फिर उसने देखा कि वो जो बोतल थी उसके ऊपर आके एक चूहा बैठता है, बोतल में पूंछ डालता है और फिर पूंछ को बाहर निकाल के पूंछ को चाटता है, फिर पूंछ में डालता है, और ऐसे करते करते वो एकदम उसका लेवल नीचे पहुंचा देता था। तो इस तरह से उसकी तस्दीक हुई। चूहे की एक कहानी ये। और दूसरी चूहे की कहानी जो हम लोगों ने सचित्र देखी, कलनी देवी का मंदिर, हाँ, जहाँ पे असंख्य चूहे, और वो वहाँ पे जितना पूजा से जुड़ा हुआ दृश्य है उतना ही विकृत चूहों का एक दृश्य जो है वो यूरोप की एक कथा में था, जहाँ पे चूहों से पूरा शहर परेशान है और कोई चूहों को ख़त्म नहीं कर पाता है, और आखिर में एक वो बैकपाइपर वाला आता है और वो एक उस पे चट्टान पे, पहाड़ी पे जहाँ से नीचे गिर सकते हैं, ख़त्म होती है जो, वहाँ पे ले जाता है, वहाँ तक लेके जाता है और सब चूहे उस म्यूजिक को फॉलो एनसीईआरटी किताब में था शायद। हाँ, और वो वैसे वो चूहे मरते हैं। तो ये दो कंट्रास्ट कहानियां, तो एक तरफ चूहों को बर्बरता से मारा जा रहा है और उसके ठीक पैरेलल उसी एज में, लगभग उसी साल में, एक कहानी में चूहों को मारना कितना बड़ा पाप है और वो कितने बड़े उनके दूत हैं, और उनको वहाँ पे दूध पिलाया जाता है, बाकी चीज़ें खिलाई जाती हैं। दूध बहुत पी रहे होते हैं चूहे वो वहाँ पे कलनी देवी के मंदिर में, आप पैर नहीं रख सकते। वहाँ के बारे में ये भी एक कहावत है क्या कि जैसे आप चल रहे हैं, चूँकि आपके पाँव के ऊपर कूदते रहते हैं, हाँ, और अगर आपके पाँव के नीचे कोई चूहा आ गया और गलती से उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके वजन के बराबर आपको कोई धातु जो है वहाँ देनी पड़ती। हाँ। ये तो हर जगह पढ़ने तो नियम बना रखा है, बिल्ली पे चूहा पे। हाँ। पर ये एक पुनर्मुस्को भव वाली भी कहानी है जो हमने पढ़ी है। हाँ, चूहे से चूहे ने ये हुआ, फिर वो हुआ, हाँ, वो शेर हुआ, और कि भैया ऐसा कर, तू वापस हो जा, बिल में रहे। लेकिन वो ज़माना अब चला गया, जैसे घरों में पहले साफ सफाई होती थी, तो एक तो घर में एक आध दो चूहा हमेशा होता था, वो समय धीरे धीरे नहीं दिखता है आपको। बड़े शहरों में तो बिल्कुल नहीं दिखते हैं चूहे, फ्लैट्स में और वैसे। 3 कैटेगरी हैं, चूहिया, चूहा, छछूंदर, मूस। अच्छा, ये 3 है। छछूंदर उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, उसी बिरादरी की है, लेकिन थोड़ा उसकी आवाज़ डिफरेंट है और मुंह का शेप डिफरेंट है। हाँ, तो लेकिन ये तीनों एक ही जैसे हैं। लेकिन चूहिया जो है वो कम नुकसान करने वाली और चौके में डोमेस्टिकेटेड जीव है। तो इनकी मियाद जो है ना, वो गेहूं के ड्रम के पीछे से लेकर के और आटे वाले बर्तन और रखे हुए आलू प्याज इनके इर्द गिर्द, और वो खाना बनाते रहेंगे तब भी वो आएंगी, कुछ हल्का सा लेंगी, फिर भाग जाएंगी, डरेंगी, कभी कभी भय नहीं खाएंगी। हमारे घर में रायबेली माता जी के पास इस तरह की छुटकी चूहिया हैं। दूसरा होता है चूहा, वो होता है ढीठ, जो जो डैमेजिंग एलिमेंट है। तो उसको राशन से काम चलता नहीं, उसकी आदत है वो चमड़ा खाएगा, कपड़ा खाएगा, इस तरह की चीजें। वो चबाना उनकी नेसेसिटी होती है। क्योंकि उनका जो दांत होता है शार्प नहीं, वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं। अच्छा, अगर वो मर जाएंगे अगर वो घिसेंगे नहीं तो ये है, ये वाला जो चूहा है। और तीसरा है मूस। मूस आकार में चूहे से थोड़ा बड़ा है, वो खेत में है तो आलू से बड़ा है, जो कानपुर रेलवे स्टेशन में दिखते हैं। वो मूस की एक और प्रजाति वो तो बैंडीकूट बोला जाता है उनको। मतलब माउस, रैट और बैंडीकूट। बैंडीकूट जो होते हैं वो बिल्लियों को डरा देते हैं। बिल्लियों की फटती है उनसे। हमने तो यहाँ पे देखे, सफदरजंग इनक्लेव में आउटलुक मैगजीन में हम काम करते थे, और उसके ठीक सामने एक पार्क था, और मतलब उस पार्क में जगह जगह गुफाएं बनी हुई थी, और वहाँ पे मतलब हज़ारों की तादाद में वो चूहे थे। और उन चूहों का खौफ ये था कि वहाँ पे जितनी भी और दुकानें और लोग रुकने रहने बसने वाले, वो सब उनसे खौफ खाते थे। रेलवे स्टेशन पे आप चूहे से लड़ाई नहीं कर सकते, काट के घायल कर देगा। इसलिए पटरी पे मैं निवृत्त होने भी, छोटे छोटे निवृत्ति के लिए भी नहीं जाता हूँ। आपने वो वाला सुना है? वो तो एक बहुत पटरी पे तो वैसे भी कभी निवृत्त नहीं होना चाहिए। हाँ, छोटा है बड़ा, पता नहीं कब कहाँ से काली मैया प्रकट हो जाए। वो नहीं, निपटते गए थे, निपट गए। बचपन से इतनी खबरें पड़ी है ना, रेल की पटरी पे 5 मरे, कोहरे में नहीं लगा अंदाजा। पाकिस्तानियों में और हिंदुस्तानियों में
ये फर्क है। हम निपटना बोलते हैं, वो निमटना बोलते हैं। निमट। वो एक हाथी नहीं, हाथी चींटी के और हाथी चूहे के चुटकुले बहुत चलते थे पहले। तो एक हाथी ने अपने जीवन में पहली बार एक चूहा देखा, तो उसको पता नहीं था ये कौन सा जीव है। उसने पूछा तुम कौन हो? तो उसने बोला मैं चूहा हूँ। बोले तुम्हारी एज क्या है? बोले 1 साल। बोले यार 1 साल तो मेरी भी एज है, तुम इतने छोटे कैसे हो? बोले मैं 3-4 महीने से बीमार चल रहा हूँ ना। तो वो तो है वो। हाँ, एक हम लोग सुनते थे कि 2 चूहे एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए, हाथी के ऊपर ना, और वो देख रहे हैं हाथी जा रहा है। हाँ। तो एक कहता है कि देख देख हाथी हाथी कचर दे साले को, कूद के, हाँ, कि दबा दे मैं दबा दे साले को। तो दूसरा कहता है कि अरे नहीं, सब कहेंगे अकेले पाके दबा दिया। लइकन वाले जोक होते थे। हाँ, चूहों के घमंड का चुटकुले बहुत चलते थे। हाँ, पर ज्यादातर जो है वो पॉडकास्ट में नहीं सुनाए जा सकते, इसलिए। एक यूरोपियन फिल्म है रैटाटूइल। हाँ, वो कमाल की फिल्म है। अच्छा, क्या है उसमें? उसमें एक चूहा है जो एक बच्चे को, एक लड़के को शेफ बनाता है। वो खुद शेफ है और वो एक बच्चे को शेफ बना देता है। अरे वाह। और मैंने स्टुअर्ट लिटिल देखी है, चूहे वाली फिल्म, तो सब बहुत पॉपुलर, क्योंकि वो खाने से संबंधित है, इसलिए तो खास तौर पे मैं देखूंगा। मजेदार फिल्म है और एनिमेटेड फिल्म है, आपको बहुत आनंद आने वाला है। ठीक है, तो अब चिट्ठियों की ओर बढ़ते हैं। 3 ताल के इस एपिसोड में जो चिट्ठियां शामिल करनी है, उसमें पहली चिट्ठी हाथ से लिख करके हमें भेजी गई है और इन्होंने नाम नहीं बताया है, तो मैं ये पढ़ता हूँ। मेरे हाथ में इनकी चिट्ठी है। ताऊ बाबा और कुलदीप भाई को नमस्कार और जय हो। मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम ना बताया जाए। जब 109 एपिसोड में झारखंड की बात हुई तो मुझे वहाँ से जुड़ी हुई 2 कहानियाँ याद आ गईं और ये सोचते सोचते 2 हफ्ते बीत गए कि ये कहानी बतानी चाहिए या नहीं। फिर सोचा कि बता ही देता हूँ, क्योंकि इस कहानी से लोगों को जागरूकता मिलेगी। ये कहानी उस वक्त की होगी जब मैं 7-8 साल का रहा हूँगा और मैं और पिताजी एक बारात में जा रहे थे। बारात ओडिशा से धनबाद जानी थी, जिसके लिए स्लीपर बस की व्यवस्था की गई थी और बारात रात को निकलकर अगले दिन पहुंचनी थी। रात के समय जब सब लोग ढाबे पर खाना खाकर सोने जा रहे थे, तब मेरे पिताजी ने कहा कि तुम ऊपर स्लीपर वाली सीट पर सो जाओ और मैं नीचे वाली सीट पर उसी समय सो जाऊंगा। पर बस के ड्राइवर ने कहा कि इसे मेरे पास भेज दीजिए, यहाँ गद्दा अच्छा है, बच्चा अच्छे से सो जाएगा। बस में 2 ड्राइवर थे, रात और दिन के लिए अलग अलग। और उस समय मैं बच्चा था, ज़्यादा समझ नहीं थी, तो मैंने सोचा अच्छे गद्दे पर सोने को मिलेगा। पिताजी ने मना कर दिया, लेकिन ड्राइवर ने इंसिस्ट करके मुझे अपने साथ सुला ही लिया। और रात को जब मैं सो रहा था तो मुझे अपने गालों पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। उसके बाद वही स्पर्श मैंने पीछे के हिस्से की ओर भी महसूस किया। मैं नींद में था, पर वो टच मुझे आज भी याद है। और फिर भी कुछ चीज़ें हुई जो समझ नहीं आई, नींद और बचपने के कारण। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे पता चला इन सब चीज़ों के बारे में, जिसे चाइल्ड अब्यूज़ कहते हैं। वो दिन के बारे में मैं सोचता हूँ कि कैसे लोग ऐसा कर सकते हैं, लोगों की मानसिकता को क्या हो गया है। और चाइल्ड अब्यूज़ सिर्फ लड़कियों तक सीमित नहीं रह गया है। ये कहानी मैंने किसी को नहीं बताई, लेकिन लिख रहा हूँ ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े और लोग अपने बच्चों को इसके बारे में एजुकेट करें, उन्हें बताएं, और स्कूलों में भी इसकी अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। कृपया मेरे इस पत्र को ज़रूर शामिल करें। धन्यवाद। जय हो। आपका अपना 3 तालिया। उन्होंने पत्र लिखा और ये वैश्विक समस्या है, इसलिए मैं ये कहूँगा इस पत्र में एक ही चीज़ में मैं थोड़ा सा इसको असमंजस वाला पाता हूँ, झारखंड से जोड़ने के ताल्लुक से। नहीं, उनका कहना है कि उससे उन्हें स्मृति झारखंड की, हाँ, वो घटना याद आई। तो क्योंकि ये केवल मतलब ऐसा नहीं है कि ये उस रूट पे ऐसा हो रहा है या उस हिस्से में ऐसा हो रहा है, ये पूरी दुनिया भर में घरों में ये कहानियाँ भरी हुई हैं, बेहिसाब कहानियाँ हैं और हर कोने में है। तो बिल्कुल इनका ये कहना सही है कि इसके बारे में जागरूकता होनी चाहिए और जागरूकता का सबसे पहला पैमाना ये है कि घर में आपके जो घर के बच्चे हैं उनको आप इसके बारे में अवेयर करें कि गुड टच बैड टच क्या है, क्या सही है और क्या सही नहीं है। और ये लिखने के लिए बहुत साहस चाहिए। हाँ, ये ऐसे जागरूकता होती है। बिल्कुल, इसके बारे में बात करना बहुत बहुत आवश्यक है। और बाबा ने जैसे बोला, ये समस्या किसी राज्य किसी देश की नहीं है, ये पूरी दुनिया में है। कथाएं भरी हुई हैं, मतलब बेहिसाब। ये चर्चों मदरसों से शुरू होकर वो कहाँ तक नहीं गई हैं ये कहानियाँ। बिल्कुल, और चिट्ठी लिखते रहिए। और आपने हिम्मत से लिखा,
बहुत शुक्रिया आपका। अगली चिट्ठी देवांश यादव की, गाजीपुर से दिल्ली वाया एक्सप्रेसवे। 3 ताल के सूत्रधार बाबा, ताऊ, सरदार और सभी 3 तालियों को देवांश का प्रणाम। पिछले एपिसोड में अपना पत्र सुनकर अच्छा लगा तो सोचा कि एक और पत्र क्यों ना दाग दिया जाए। पिछले एपिसोड में जेल पर बात हुई। पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं कभी जेल नहीं गया, पर अंदर क्या क्या होता है ये जानने की रुचि हमेशा रही है। फिर मूवीज़ में देखा तो लगा कि बाहर ही ठीक है। दूसरा, मैं ये सोच रहा था कि यदि कोई निर्दोष को जेल हो जाए तो वो क्या सोचता होगा, अपनी किस्मत को दोष देता होगा या फिर रिवेंज प्लान करता होगा जिसे बाहर निकलकर एग्जीक्यूट करेगा। ऐसे ही रिवेंज पर एक किताब है द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो बाय अलेक्जेंडर ड्यूमा, जिसमें एक आदमी को गलत आरोपों में फंसाकर जेल में डाल दिया जाता है और फिर वो कैसे जेल ब्रेक करके बदला लेता है, इसी पर किताब है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो बदले में किसी को मारता नहीं, वरना फिर जेल जाना पड़ेगा। क्या फ़ायदा ऐसे प्लान का। इस किताब पर बहुत मूवीज़ और सीरीज़ भी बनी हैं। जेल ब्रेक पर कुछ फिल्मों के रिकमेंडेशंस भी हैं, द शॉशैंक रिडेम्पशन, द ग्रेट एस्केप और एक सीरीज़ भी है प्रिजन ब्रेक। अभी के लिए बस इतना ही। जय हो। देवांश यादव, गाजीपुर से दिल्ली वाया एक्सप्रेसवे। बिल्कुल, द ग्रेट एस्केप और प्रिजन ब्रेक। हाँ, हमने इनफैक्ट ये जो फिल्में बताई हैं, शायद द ग्रेट एस्केप का जिक्र नहीं किया था, पर बाकी दोनों हमने अपने पॉडकास्ट में भी रिकमेंड की थी। शुक्रिया आपकी चिट्ठी के लिए। एक उससे याद आया, अभी खबर आई थी कि एक आदमी ने 5 साल लगाए जेल में थोड़ा थोड़ा खोद कर लोगों से छुप कर निकलने का रास्ता बनाने का, और निकले तो जो जेल के सुप्रिटेंडेंट है उनके कमरे में। इतनी मेहनत, आप सोचो, एक दीवार को 5 साल में खोदना, एकदम छोटे छोटे कण निकाल करके, और क्या एंटी क्लाइमैक्स के सामने। कोई इंजीनियर ना शॉशैंक रिडेम्पशन देखा हुआ था, वो जेल पहुंच गया तो वो भी यही चम्मच करते कि इतने साल लगाए, तो वो बगल वाले सेल में निकली। भाई सारी सेल बाहर नहीं निकलती। अगली चिट्ठी मिस्टर इनएविटेबल, ज़िला छपरा बिहार, ठिकाना जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली। ताऊ बाबा और सरदार को सलाम, सलामत रहे दोस्ताना अपना, सलामत रहे 3 ताल। आधी रात को जब नींद नहीं आती तो कुछ लिखने या कुछ सुनाने का दिल करता है। दिल करता है किसी को पकड़ के सुना दूं, नहीं गाली नहीं पर कुछ सुना दूं, और अगर उसके पास कुछ अच्छा है तो वो सुना दे। हमेशा की तरह सुनने वाला कोई नहीं मिलता, पर सुनाने वाले हैं, 1 नहीं 2 नहीं, अजी पूरे 3 ताल। पिछले 6 महीने में मुझे आभास हुआ है कि हिंदी पट्टी के लोग अगर 3 ताल को सुनने लगें या 3 ताल सुनना उन पे मुसल्लत कर दिया जाए तो सामान्य मानविकी का कितना सामाजिक, बौद्धिक, सैद्धांतिक विकास हो सकता है। हिंदुस्तान दुनिया का डिप्रेशन हब बनता जा रहा है। हर 5 भारतीय में से 4 माइल्ड डिप्रेशन के शिकार हैं। याद नहीं व्हाट्सएप पे पढ़ा था या फैक्ट है। कोई 9 to 5 के जॉब से बेहाल है। महंगाई, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता, निचले स्तर की राजनीति का दुष्प्रभाव है, और इन सब का इलाज लगता है कि रील्स का मायाजाल है, जो कि नहीं है, क्योंकि सब कंटेंट कचरा वहीं से निकल रहा है। अब हर इंसान को तो मेडिटेशन, NSTR और योग नहीं करा सकते, पर 3 ताल सुना सकते हैं। मेरे लिए 3 ताल साधना भी है। 100वें एपिसोड के आयोजन में चंडीगढ़ के हीरक भाई मिले थे, तो वो कहने लगे कि मैं 3 ताल के बारे में कम लोगों को बताता हूँ ताकि इसकी शुद्धता बरकरार रहे, उन्हीं लोगों तक पहुँचे जो इसको समझ सकें। पर मैं मानता हूँ कि जब तक लोगों तक पहुँचेगा नहीं तब तक लोग समझेंगे कैसे। तो अपना अब एक ही फंडा डायलॉग होता है, भाई रे, दोस्त रे, तुम मेरे लिए एक बार सुनना, और उसके बाद आप पूरे जीवन के लिए मुझे शुक्रिया बोलेंगे। और यकीन मानिए लगभग अब तक 1 दर्जन लोगों को तो मैं सुना चुका हूँ, पर कोशिश यही है कि 3 ताल के परिवार को और बढ़ाया जाए और सामान्य मानविकी को सामाजिक, बौद्धिक, वैचारिक रूप से ऊपर लाया जाए। खैर, अभी अमेरिका के गन कल्चर के ट्रेंड से निकल ही रहा था कि काटने छाटने के ट्रेंड में घुस गया हूँ। हर दूसरे दिन कोई खबर आ रही है कि ऐसा काटा, वैसे काटा, इधर फेंका, उधर फेंका, इसने देखा, उसने देखा। कोई साइकोपैथ कह रहा है, कोई ऑनर किलिंग कह रहा है, कोई रिवेंज लव का सिन कह रहा है। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि ये सब आफताब से प्रभावित हैं, सच कह रहे हैं, इसलिए सब पकड़े भी जा रहे हैं। सबको काटने के बाद निहारी ही बनाना है। अरे कबाब भी तो बन सकता है। अपना क्रिएटिविटी लगाओ। बकरे को इंसान सोच के हलाल करता है तो उसको मालूम होता है कि फला दिन को ये बनेगा, एक मेन्यू सेट होता है। पर ये जो उसने काटा है ये तो झटका है, और जो चीज़ झटका पे हुआ हो इसका इंसान अब क्या प्लान करे। तो सब निहारी के चक्कर में ही पकड़े जा रहे हैं। पैंडमिक के बाद और दौरान और उसके बाद हमने बहुत से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ देखे,
पर उसके लिए हम कुछ नहीं कर पाए और हम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स पर सब चिल्ला रहे हैं। उसमें वे लोग भी चिल्ला रहे हैं जो उसमें फंसे हुए हैं और उससे निकल नहीं पा रहे। हम जो कंज्यूम कर रहे हैं वही बनते जा रहे हैं। हर वायलेंट चीज़ का हाइप क्रिएट कर उसे ग्लोरीफाई करके उसे समाज में एक हिस्सा दे रहे हैं, मानो कि वो समाज का एक आईना है। पर अब समाज ही सिनेमा का आईना बनता जा रहा है, क्योंकि इंसान नकलची बंदर के साथ साथ कमक्ल गधा भी है। मिस्टर इनएविटेबल, ज़िला छपरा, बिहार। बहुत सही। ऐसी चीज़ है ना, ये जो घटना हुई और उसके बाद हमको लगता है कि ये अनोखी सी घटना हो गई। 35 इज द कीवर्ड। अब तो लोग धमकी में भी एक दूसरे के 35 टुकड़ा करेंगे। कई कहानियां अभी हमने इस तरह की कंपाइल करके करवाई, जिसमें अलग अलग जिलों से ताऊ इसी तरह की खबरें कि उसने उसको कह दिया, उसने उसको कह दिया, FIR में मेंशन है, ऐसे ऐसे। पर ये होता रहा है काफ़ी समय से, समाज में ये होता रहा है और बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक आदमी कांवड़ लेके आता है ना, पूरे गांव की बीमारी लग जाती है। ये बहुत घबराने की चीज़ नहीं है। हमारा समाज बहुत क्रूर रहा है। लोग कभी कभी ऐसी चीज़ें कर बैठते हैं जो हमको चौंका देती हैं और फिर हमको लगता है अरे यार ये तो बहुत बुरा हो गया। पर ऐसा होता रहता है। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, वो अलग बात है। हाँ, लेकिन लोड मत लीजिए। हाँ, लोड मत लीजिए, मानसिक तनाव में मत रहिए ये सोच कर के क्या हो रहा है। अगली चिट्ठी अमितेश शर्मा। लेने देने के मामले में लोड जो है ना वो अनुपयुक्त है। केवल प्रेम और पैसा है जिसको लेने देने में इस्तेमाल करें। लोड ना ले ना दे। और रिलेशनशिप जो है वो टॉक्सिक ही होते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप बना ही टॉक्सिसिटी। और मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन जो है ये हमेशा से, ये शब्द हमको अभी मिले हैं हाल में, पर ये हमेशा से रहे हैं। बीमारी हमेशा से थी। हाँ, ये हमेशा से थी। उस देश में डिप्रेशन मतलब इस देश में इस कदर होगा, जब अभी तो बहुत सारी आशा की किरणें भी हैं। ये देश कितने दिनों तक कितने बुरी परिस्थितियों में रहा है, जिया है। डिप्रेशन तो तब भी होता होगा लोगों को। अगली चिट्ठी अमितेश शर्मा, छत्तीसगढ़ से। नमस्कार, जय जोहार। मेरा नाम अमितेश है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। फिलहाल मैं चेन्नई में नौकरी कर रहा हूँ। बीते साल भर से पॉडकास्ट मेरे लिए मनोरंजन का प्रमुख साधन बना हुआ है। 3 ताल के बारे में देर से पता चला। नौकरी में जहाँ दिन भर अंग्रेज़ी में काम चलता है, वहीं साप्ताहिक 3 ताल सुनकर खुद को हिंदी से जुड़ा हुआ महसूस कर पाता हूँ। 3 ताल के 111वें एपिसोड में जब पानी पूरी पर चर्चा चली तो मन में क्षणिक मायूसी सी थी कि ये लोग गुपचुप क्यों नहीं कह रहे हैं। शायद बाबा और सरदार कभी इस ओर ना आए हों, परंतु ताऊ ने उसी समय उल्लेख कर दिया, सुनकर अच्छा लगा। मैं काफ़ी समय से नींद के बारे में जानना चाह रहा था, पर कभी समय नहीं मिला कि विस्तृत अध्ययन करूं। ताऊ ने योग निद्रा और बाबा ने शवासन पर जो बताया वो सुनकर बहुत अद्भुत लगा। आपसे निवेदन है कि ऐसे विषयों पर अवश्य ही चर्चा करें। ये मेरे जीवन का पहला पत्र है जो मैंने ईमेल के माध्यम से भेजा है। कृपया त्रुटियों के लिए माफ़ करें। आप लोगों के साथ जुड़कर अच्छा लगा। ऐसे ही निरंतर लगे रहिए। अमितेश शर्मा, चेन्नई से, रहने वाले हैं छत्तीसगढ़ के। पहली चिट्ठी है इनकी। हाँ, ईमेल जो है ना अंग्रेजी में होता है ज़्यादातर। हाँ, ईमेल। हाँ, तो हिंदी में ईमेल होना। चिट्ठी जो है ये मतलब जो इसकी कसावट है गुरु एकदम सही है। हाँ, किसी संपादक ने लिखी है। हाँ। कहीं से दाएं बाएं नहीं है। इसमें एडिटिंग का स्कोप नहीं है और इसमें एक तारतम्यता है। तो आप खासे दक्ष हैं और इस दक्षता से आप बाकी लोगों को भी लाभान्वित करने के लिए अब ये क्रम बनाए रखें। बिल्कुल, लिखते रहें। अगली चिट्ठी है मिस्टर नोबडी, मटन राष्ट्र से। ताऊ बाबा और सरदार को नमस्कार। पढ़ाई में व्यस्त था इसलिए बहुत दिनों बाद लिख रहा हूँ। इस पत्र का टॉपिक है मटन राष्ट्र वाले एपिसोड पर टिप्पणी। आज ही हमने मांस पे बात की है। बाबा ने जो महाराष्ट्र की 3 मेन फैमिलीज़ के खाने के बारे में बताया था, कोंकणी ब्राह्मण, पुणे के ब्राह्मण और पारसी, उसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। वो हैं कोंकणी मछुआरे और गांव के मराठी किसान परिवार। गांव के किसानों को इसमें इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो मटन जनरली हाईवे के ढाबे या ऐसे ढाबे जिसमें घर की महिलाएं खाना बनाती हैं उसमें मिलता है, उसका ओरिजिन गांव के जत्रा से है। जत्रा मतलब गांव के मंदिरों में होने वाला उत्सव जिसमें बकरे की बलि दी जाती है। इसी जत्रा में
बकरा सारे ऑर्गन्स एक साथ होने से टेस्ट अलग आता है। एक बड़े बर्तन में पकाया जाता है और यही रेसिपी थोड़ी मॉडिफाई करके ढाबों में बनाई जाती है। मछली की बात करें तो समंदर वाली मछली के अलावा कुछ हिस्सों में नदी की भी फ़िश अच्छी मिलती है। आपने पोहे के बारे में बात नहीं की थी। पोहे के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे यहाँ जब शादी के लिए लड़की देखने आने का कार्यक्रम होता है तो उसमें कांदे पोहे ही बनाए जाते हैं और इस कार्यक्रम को भी इसी नाम से जाना जाता है। इस बार का मूवी रिकमेंडेशन है ताड़का लव इज़ कुकिंग, जो ZEE5 पर रिलीज़ हुई है। आखिर में यही तड़का है कि अच्छा तड़का है। हाँ, लेकिन तड़का मैंने देखी और मैं मतलब कुछ फिल्मों को देख के अति हतोत्साहित होता हूँ और मुझे लगता है कि निराश हुआ रिलीज क्यों हुई। अच्छा, तो मतलब आपने फिल्म बनाई, खराब बन गई, मत दिखाओ ना लोगों को यार, बंद कर दो। इतनी सारी फिल्में पहले बंद हो जाया करती थी, अब क्या है, अब लोग प्रयास करके कहीं ना कहीं उसको रिलीज कर देते हैं। यूट्यूब पे कर देंगे अगर कोई नहीं लेगा तो। कोई नहीं लेगा तो ये मत कीजिए भाई। तड़का मैंने देखा और उसमें 2-4 एक्टर ठीक ठाक थे, नाना पाटेकर थे, मुझे बड़ी उम्मीद थी कि नहीं कहीं तो, और सोचिए खाने पे वो फिल्म है, मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण है वो तड़का। हाँ, और मैंने अभी पिछले हफ्ते ही देखी है और तब से मैं एकदम ऐसा बुझा हुआ हूँ कि नाना पाटेकर जैसे अभिनेता को ले करके कोई इतनी फिल्म खराब कैसे बना सकता है। बहुत ही बिखरी हुई, उसमें वो भी लड़की है, क्या नाम है उसका, जो राधिका आप्टे ना अरे वो घुंघराले बाल जो उसमें थप्पड़ वाले में थी। अच्छा, वो तापसी पन्नू वह है महिमा, लेकिन यार बहुत खराब फिल्म है, देखें ना, बच्चे उससे। और चिट्ठी की आखिरी वाला जो मटन ये बता रहे हैं, इसका एक मसाला भी मिलता है, पिसा हुआ बनाया मसाला, और उसमें क्या है कि कई तरह के मसालों को एक साथ भून करके और तब पिसा जाता है। उसमें आपको कुछ करना नहीं है, आपको मटन लेना है और वो मसाला डाल करके उसको पका देना है, नमक डाल करके। तो वो मसाला भी एक अलग डिस्कवरी है, वो मीट मसाले से आगे की चीज़ है, और उसमें पकाया हुआ गोश्त काफ़ी मतलब डार्क ब्राउन चॉकलेट कलर वाला होता है, काफ़ी भुना वाला, और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। खोपरा लगता है, जिसमें खोपरा लगता है बेस में उसके, और बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, वो पिस खोपरा जला के। हाँ, अब जो है मैं भी मतलब इस हालत में नहीं हूँ, आया हुआ है कि मैं मेरे पास वो मसाला आया हुआ है, गाड़ी चला सकूं, पर मेरी जो है ना बहुत दिनों से कृपा अटकी हुई है एक जगह पे कि मैं यहाँ से ड्राइव करके नागपुर जाऊँ, साहू का खाना खाऊं और वापस आ जाऊं। बस सिर्फ इसीलिए जाऊं। अच्छा, हमको पुणे बहुत पसंद है खाने के मामले में, क्योंकि पुणे में वैरायटी इतने तरह हाँ, एक्चुअली हम लोगों ने उस दिन, बाबा ने भी उसको एक तरह से मतलब हमें 3 मेन की बात कर रहे हैं, तो मेन की नहीं तो फिर खानदेशी खाना भी है जो महाराष्ट्र का, वो भी बहुत अलग। और विदर्भ के लोगों के खाने के बारे में भी हम लोगों ने एक बार बात की है कि कैसे वो रॉ और मोटा खाना है वहाँ का, बहुत ही बेसिक खाना है। कुछ मामलों में आपको महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में खाना खाते हुए लगेगा कि आप राजस्थान में खाना खा रहे हैं, इस तरह का ड्राइनेस है उस खाने में। तो बहुत सारी वैरायटी है। एक बार फिर कर लेंगे। कोल्हापुर कुजीन खुद में एक कुजीन है। हाँ, और ये जो मैं मसाला बता रहा हूँ दरअसल कोल्हापुरी मसाला है। चिट्ठी की आखिरी लाइन है, आखिर में यही जानना चाहूंगा कि मला पुरणपोली खूब आवड़ते तुला बनवता येता का, सरदार ने ये वाक्य कहाँ से सीखा है? जहाँ से मैंने मी माझ्या बायकोला मारून टाकला सीखा है। मला का माहिती भाई, ये तो ऐसे एक हमारे सहपाठी हुआ करते थे, विजय मधुकर अमृतकर, महाराष्ट्र के, उनके साथ में रहता भी था, रूममेट भी थे वो हमारे, तो उन्होंने सिखाया था। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कविता भी सिखाई थी, पाहिले मी तुला तू मला ही पाहिले, पाहण्याच्या धुंदीत बोलण्याचे ते राहिले, यानी तूने मुझे देखा, मैंने तुझे देखा, और देखने की धुंध में जो बोलना था वो रह गया। क्या बात है। अगली चिट्ठी यश मेहरा की, नीस ग्रामीण फ्रांस से। प्रिय ताऊ बाबा और सरदार को सादर नमन। मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ क्योंकि मैं 3 ताल सुनता हूँ। रूमी, आबादी पर चर्चा का ये वही है, आबादी पर चर्चा का आद्योपांतीकरण ये रहा कि बच्चे या बच्चों के बिंब से दूर रहना ही सही रहेगा। महतारी और मेहरारू दोनों को ये भाग सुनाकर, दुनिया में 700 करोड़ 800 करोड़ होने के नुकसान बताकर, ग्लोबल वार्मिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट इत्यादि पर ज्ञान पेलकर मैं ये सिद्ध करने में कामयाब हुआ कि वकांडा फॉरएवर देखने जाना ज़्यादा अच्छा प्लान था। वैसे टीचर के रूप में मैं थरूर साहब को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, गहलोत जी को चिड़कू प्रिंसिपल और राहुल बाबा को उस पीटी टीचर के रूप में देखता हूँ जिसे स्कूल में कोई भाव नहीं देता,
पर उसका एटीट्यूड कम नहीं होता। और खड़गे जी को देखकर मुझे अपने स्कूल के वाइस प्रिंसिपल मारियानुस केरकटा की याद आती है, जो बच्चों की कलमें ऐसे खींचा करते थे कि स्टूडेंट ऊपर होते होते अपने पैर के अंगूठों पर खड़ा हो जाता था। दर्द की ऐसी अलौकिक प्राप्ति होती थी कि क्या बताऊं। स्पेस पर आकर बहुत अच्छा लगा, पर आप लोगों का देव रूप मेरी परिकल्पना में ही काबिज रहे, इसलिए वीडियो और ट्विटर से दूर रहता हूँ। अगले माह भारत आना होगा, नोएडा तरफ आने की कोशिश भी रहेगी। शनिवार का इंतज़ार रहेगा। और वार जय हो। यश मेहरा, नीस ग्रामीण। जय हो जय हो जय हो जय हो। बढ़िया चिट्ठियाँ होती हैं। हाँ, जब भी चल पड़े उधर से ऑलिव ऑयल लेते हुए आए। राम जी ओझा, बिहिया, भोजपुर, बिहार। अगली चिट्ठी। 3 ताल के 3 सितारे, ताऊ, बाबा और कुलदीप जी को सप्रेम नमस्कार। पिछले प्रसारण में मेरा पत्र शामिल करने के लिए धन्यवाद। ताऊ जी के सिद्धांतों से मैं बराबर इत्तेफाक रखता हूं और उनके खुले विचारों का कायल हूं। इसी संदर्भ में हम अपने आसपास घटी समाज की कुरीति का वर्णन, जो शादी ब्याह से संबंधित है, करना चाहते हैं, जिसमें तथाकथित पंडितों का कुचक्र साफ दिखता है। हम लोगों के यहाँ शादी के मुहूर्त के लिए सामान्यतः 2 पंचांगों का इस्तेमाल होता है, एक महावीरी पंचांग और दूसरा ऋषिकेश पंचांग। दोनों में भेद है, एक में लग्न ज़्यादा है तो दूसरे में कम है। पंडित लोग अक्सर महावीरी पंचांग का इस्तेमाल करते हैं जिसमें लगन ज़्यादा है, पर ऋषिकेश पंचांग उससे सही माना गया है। फिर शादी या शुभ मुहूर्त आदमी को कैसे प्राप्त हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। इसमें कुछ तो अपने कुल पुरोहित द्वारा विशुद्ध संचालित मुहूर्त देख लो, शादी में कुछ मिलेगा नहीं। इसमें कुछ तो अपने कुल पुरोहित द्वारा विशुद्ध संचालित होते हैं और कुछ विद्रोही। इसी में हमारे गांव में एक लोरिक यादव जी थे, जिनकी शादी समय पर न होने के चलते, और चूंकि वो बंगाल में काम करते थे, तो वहीं से एक कन्या को ले आए और भादो मास के खरवास में, जिसमें कोई लगन नहीं होता, पंडितों से पूछे बिना गुपचुप शादी मंदिर में कर लिए। कालांतर में लोरिक यादव को 7 बेटे हुए और घर में सब कुछ मंगल ही मंगल। अब गांव में ये एक उदाहरण बनकर रह गया। लोग कहते हैं कि भाद्रपद में लोरिक शादी करके फल फूल रहे हैं, तो शुभ लग्न की क्या ज़रूरत है। पर अभी भी ये पंडित लोग हार नहीं मानने वाले हैं, ना ही ये समाज। सब चल रहा है, चलता रहेगा। पर यह कहाँ तक सही है कि दुनिया चांद पर घर चाहती है, तो ये समाज के तथाकथित रखवाले लोगों को कहाँ ले जाना चाहते हैं। बहुत तकलीफ देते हैं ऐसे कुछ रीति रिवाज। लिखना तो बहुत चाहता हूँ, पर सबकी अपनी मर्यादाएं हैं। इस पत्र में इतना ही, शेष अगले पत्र में। तब तक के लिए राम राम, सबकी जय हो। राम जी ओझा, बिहिया, भोजपुर, बिहार। ओझा जी, आजकल सबसे बढ़िया पंचांग होता है वेदर पंचांग। मोबाइल फोन में जाके देखिए 10 दिन का वेदर फोरकास्ट क्या है, टेम्परेचर कैसा रहेगा और बारिश होगी या नहीं होगी, उस हिसाब से तय कर लीजिए। बिल्कुल, मंगल ही मंगल होगा। लिखते रहिए राम जी, आपकी चिट्ठियाँ मिलती रहती हैं। आखिरी चिट्ठी आज की आकांक्षा सिंह की है, बस्ती उत्तर प्रदेश से। बाबा, ताऊ और सरदार और सभी 3 ताल के परिवारजन को नमस्कार। जय हो जय हो जय हो। 3 ताल के शतकवीर होने पर आज तक रेडियो की टीम, 3 ताल के परिवारजन और आप सभी बधाई के पात्र हैं। 100वें एपिसोड में शामिल न हो पाने का मलाल इतना था कि 100 के बाद का एपिसोड सुनने का मन ही नहीं हो रहा था। फिर उसी दौरान शैक्षिक और प्रयोगात्मक परीक्षा शुरू हो गई, जिसके कारण लगभग मैं 10 एपिसोड पीछे हो गई थी। उन दिनों में तो किसी बात का ज़्यादा ख्याल नहीं आता था, पर शनिवार को दोपहर के बाद मन कुरेदने लगता था। फिर शाम को एक बार ग्रुप में जाकर नवागत एपिसोड के शीर्षक और छोटे भाई और पिताजी की चर्चा सुनकर ये पता चल जाता था कि आज एपिसोड में क्या बात हुई होगी। मैं आप सभी 3 तालिया परिवारजन को एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ कि जो कि मेरे भाई आदित्य के साथ हुआ और उसने मुझे बताया। बीते दिनों में आदित्य की प्रयोगात्मक परीक्षा चल रही थी। कॉलेज के निर्देश के अनुसार सुबह जल्दी पहुंचना था, क्योंकि एग्जामिनर बाहर से आते हैं वाइवा के लिए। अनुक्रमांक पहले होने के कारण ये दारोमदार और बढ़ जाता है कि आप बिल्कुल देर नहीं कर सकते। तो ये यानी आदित्य और उनके 10-15 मित्र सब लोग कॉलेज पहुंचे तो पता चला कि एग्जामिनर दूसरे कॉलेज, जो कि रास्ते में पहले पड़ता है, वहाँ से वाइवा लेते हुए आएंगे। तो इन सभी ने कॉलेज के बाहर चाय की दुकान, जो उनका फेवरेट स्पॉट है, वहाँ पहुँच गए और सभी लोगों ने चाय ऑर्डर की और सब लोग अपने अपने फ़ोन में लग गए। कोई रील स्क्रॉल करने लगा, कोई फेसबुक पर किसी को बर्थडे विश करने लगा, कोई फ़ोटो अपलोड करने लगा। तो आदित्य का ट्रक टेम्पो गाने वाले एपिसोड का 10-15 मिनट बचा हुआ था, वो अपना पूरा करने में लग गए। एपिसोड पूरा हुआ तो ये आप लोगों में आदित्य इतना डूब गए कि अंत में आप सभी के जय हो कहने पर ये खूब तेज बोले, जय हो जय हो जय हो। तो सभी ने एक साथ देखने लगे और फिर इनसे पूछा गया कि भैया क्या हुआ।
तो आदित्य ने कहा कि जो सुन रहे थे उसमें ऐसा लोगों ने कहा। फिर आदित्य ने विंक ऐप से सभी को वो ट्रक टेम्पो वाला एपिसोड सुनाना शुरू किया। सब लोग इकट्ठा बटुर के एपिसोड सुनने लगे। चाय वाला इन लोगों को करीब आधे घंटे ऐसे ही देखता रहा। वो इन लोगों के पास आया और पूछा कि बाबू साहेब क्या सुन रहे हैं? लाइए मैं अपने वूफर पर चला देता हूँ, सब लोग आराम से सुनिए। तो सीन ये हुआ कि 4 की जगह पर 14 लोग ससके हुए हैं। ससके कितना अच्छा शब्द है। 4 की जगह पर 14 लोग ससके हुए हैं। 20 मिनट उस पर चला और फिर एक दोस्त बोला कि यार बताओ ये आता कहाँ है? आदित्य ने बताया कि दीदी ने सुनाया था, वो काफ़ी दिन से सुन रही हैं, मैंने ही उनसे सुनना शुरू किया। आज तक रेडियो डाउनलोड करो, आज तक का ऐप, या फिर स्पॉटिफाई पर सुनो। फिर एक एक करके सबने आज तक और स्पॉटिफाई पे सर्च किया। फिर चाय वाले भैया ने भी अपना फ़ोन निकाला और कहा बाबू साहब हमरो मा हेर के बताओ कहाँ मिली। तो आदित्य ने उनके फ़ोन में विंक ऐप पर 3 ताल को फॉलो कर लिया और बताया कि अब जब नया एपिसोड आएगा तो आपको मैसेज से पता चल जाएगा। फिर वहीं से कुछ लोग सुनने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में आए और कुछ तो इस कदर दीवाने हुए कि बाबा और सरदार को इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर सर्च करके जहाँ भी मिले उन्हें फॉलो कर लिया। तब से चाय वाले की दुकान पर सुबह गणेश चालीसा, स्तुति, हनुमान चालीसा, आरती आदि भाव भजन हो जाने के बाद 10 से 11 3 ताल का 1 से 2 एपिसोड चलता ही है। कुछ लोग पता करके उनसे पूछ भी जाते हैं कि मिलेगा कहाँ। मेरे विचार से 3 ताल है ही ऐसा जिसमें जेसीबी की पॉलिटिक्स है, आर्ट साइंस का भेद है, पुराने ज़माने की कुटाई है, खपरेल पर चलने का हुनर है, उल्टी को साफ करने का दर्द है, खून से ख़त लिखने की टिप्स हैं, घी में छौंकी हुई आलू है, विंटर की स्नान विधि है, जिनसे आम जनमानस अपने मस्तिष्क में वो बिंब तैयार कर पाता है जो हमारे मन को सोचने और हंसने के लिए प्रेरित करता है। 3 ताल के सेगमेंट बिजार खबर में नकली चीज़ों पर इतनी बात हो चुकी है, जैसे नकली बैंक, नकली थाना, नकली नोट आदि आदि। मैं चाहती हूँ कि 3 ताल के किसी एपिसोड में किसी चीज़ की नकल करने और नकली चीज़ों में फ़र्क के वांग्मय पर वृहद चर्चा की जाए। जय हो, जय हो, जय हो। बढ़िया सुझाव है। आप सभी स्वस्थ रहें। आकांक्षा सिंह, बस्ती, उत्तर प्रदेश। नकली में भी क्या असली है, हाँ, इस पे तो एक बार बनता है। यार आदित्य लेकिन कमाल कर दिया। रॉकेट लॉन्च कर दिया बूफर पे लगा देते हैं भैया। एग्जामिनर बच गया, बस यह गनीमत मानो। पूरा बस्ती में हंगामा हो गया। बहुत बढ़िया। बस्ती बसते बसते बस्ती है। लिखते रहिए चिट्ठियाँ आकांक्षा, और बहुत देर से आपकी, बहुत अरसे बाद आपकी चिट्ठी आई, और जो विषय आपने सजेस्ट किया है ज़रूर उस पर हम बात करेंगे। चिट्ठियाँ इस एपिसोड को सुनने वालों को भी लिखनी है। गुजरात पर जो बात की उस पर, और चूहे पर जो बात हुई उस पर भी, और कबूतरों पर जो बात हुई। कभी कभी मुझे लगता है हमें थोड़ी सी तैयारी करनी चाहिए, है ना? हम लोग ऐसे बैठ जाते हैं। नहीं, तैयारी नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। तैयारी करते के साथ अब जैसे ने बहुत सारी बातें जैसे गुजरात की अब याद आ रही हैं। अब बहुत सारी चीजें हो रही हैं मेरे मन में। नहीं, लेकिन गुजरात उसको कभी और कर लेंगे। गुजरात खत्म थोड़ी हुआ है। हाँ, गुजरात एक ऐसा विषय है जो खत्म नहीं हुआ। गुजरात पे फिर बात होगी, और गुजरात पे बार बार बात होगी। क्योंकि हम मतलब सुनने वालों को बता दें, जो नए हैं उनको बता दें कि हम ना बिल्कुल इसके बारे में बात नहीं करते। बात करने के पहले हम सीधे आके बात करना शुरू कर देते हैं। रिकॉर्डिंग से पहले मैं इन दोनों को नहीं बताता हूँ कि विषय क्या है आज के। जब वो बैठ जाते हैं शुरू करते हैं केशवाय नमः, माधवाय नमः, ऋषि केशाय नमः, तब हम लोग को पता चलता है कि अच्छा संकल्प क्या है वाला है। हाँ, खैर शायद हमारे यूएसपी भी इसीलिए है कि इसमें कुछ बनावट नहीं है, कुछ सीख के आकर सिखाना नहीं है। हमारे पास अजीत जी हैं, ब्रूस वेन हैं, ये सब लोग मतलब विस्तारीकरण करते रहते हैं। और गुजरात में हमारे बहुत श्रोता हैं, वो हमें बताएंगे कि गुजरात के बारे में क्या क्या चीजें ऐसी थी जो मार्की थी पर हम मिस कर गए। से हम लोग को आज पत्र आया कि क्या छूट गया था। अभी तो गुजरात में, और आज क्या हुआ है कि गुजरात की बात होनी थी खाने पे, और हमने दरो दीवार, कारोबार और मैं खाने पे बात की। खाने पे बात उतनी हुई नहीं। मैं खाने पे बात तो वहाँ कर ही नहीं सकते। इसलिए बाहर कर। गुजरातियों को हम दूर से चीयर्स बोलते हैं। शिवाजी रिगल को हमें शिवाजी बोलते हैं। एक दो शिवाजी ले आइयो, बाइक पे आ भी जाता है 10 मिनट में। वो मल्लू नेटवर्क वहाँ पे बहुत मस्त, बहुत बढ़िया। बूटलेगर्स। हाँ, बूटलेगर्स नहीं है, वो बाइक पे रख के लाते हैं। स्कूटर के बाहर एक स्कूटी रुकती है, जुपिटर, और जुपिटर पे एक थैला टंगा होता है आगे, और वो थैला कोई आपको पकड़ा के बिना रुके चला जाता है। खाली होली में आप जो है ना बाइक के ऊपर रख सकते हो, बाकी गुप्त ही रखा जाता है।
ठीक है, तो चिट्ठियाँ आपको लिखनी है radio@aajtak.com पर। आपको व्हाट्सएप करना है 9953323303 पर। ये नंबर पे आप हमें अगर मैसेज कर देंगे, मैं भी 3 तालियाँ, तो जो 3 तालियों का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हम आपको शामिल भी कर लेंगे, जहाँ पोस्ट 3 ताल डिस्कशंस भी होते रहते हैं। सारे 3 ताली, बहुत जो सबसे कमिटेड 3 ताली हैं वो उस ग्रुप में शामिल हैं। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं, 113वां एपिसोड होगा वो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।